जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है परसेंटेज। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की परीक्षाएं फरवरी महीने में संभावित हैं। एक यूपी पुलिस का एग्जाम डेट आप जानते हैं 18 फरवरी, और आपका एसएससी जीडी का एग्जाम डेट जो 20 फरवरी से लगा हुआ है। इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो आप सभी से एक बार जरूर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। मेरा दावा है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा। अगर परसेंटेज से सवाल बना तो निश्चित रूप से इसी वीडियो से फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज शब्द, जैसे ही हम लोग प्रतिशत शब्द लिखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है, एक एक चीज बहुत आराम से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। आपका काम है पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखना। यूपी पुलिस और जीडी दोनों के लिए बहुत अच्छा ये कंटेंट है और दोनों ही जगहों पे ये काम आएगा। दावे के साथ मैं दोबारा यह बात कह रहा हूं कि आपको दोबारा किसी और चैनल पे जाकर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर परसेंटेज से प्रश्न बना तो इसी वीडियो से होगा, कहीं और से नहीं, बिल्कुल नहीं। परसेंटेज की हम बात करें तो परसेंटेज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रति का मतलब होता है प्रतीक, और शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब 100। आपने शतक शब्द सुना होगा, यानी किसी भी चीज का जब हम प्रत्येक 100 पर मान निकालते हैं, प्रत्येक 100 पर मान ही क्या कहलाता है? परसेंटेज। प्रतिशत का एक छोटा सा अर्थ हमने बताया, बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि जब भी हम किसी चीज की गणना 100 पे करना शुरू करते हैं तो वहीं से हम लोग इस बात को मानते हैं कि परसेंटेज की उत्पत्ति हो जाती है। आपने बहुत सारे अपने एग्जाम के अंदर, जैसे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आपने अपना परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा। तो हम यहां से एकदम बिल्कुल जड़ से शुरू कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का मैथ बिल्कुल 0 है, वो भी अगर इस वीडियो को पूरा देखता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर सुधार आना तय है। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं कि 100 पे मान निकालना परसेंटेज कहलाता है। अब परसेंटेज निकाला कैसे जाता है? शुरुआत से एकदम 0 से, बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आपसे कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि बेटा तुम्हारा इंटर में कितना परसेंटेज है। बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं, मार्क्स पता रहता है, परसेंटेज नहीं पता रहता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका इंटर में 360 मार्क्स आया और किसी ने पूछा कि जी आप इसका परसेंटेज बताइए। अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो यूपी बोर्ड के अंदर 500 नंबर का इंटरमीडिएट का पेपर होता है, टोटल मार्क्स 500 नंबर के, और उसमें आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो टोटल चीज जो होता है, जो टोटल होता है, वो हमेशा नीचे लिखेंगे। टोटल नीचे होता है और जो चीज निकालनी है वो हमेशा ऊपर रखेंगे। जैसे 360 का हमको निकालना है कि वो कितना परसेंट होगा, तो जिसको हमको पता है वो ऊपर रखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो इसलिए हम 100 से गुणा करते हैं। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाता है और यहां से हम निकालते हैं 5 7 35 और 5 2 10। उत्तर हम फाइनली बताते हैं 72 परसेंटेज। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना होगा, शुरुआती दौर से, क्योंकि सवाल यहां से भी बने हैं, बहुत छोटे से छोटे सवाल भी बने और बहुत बड़े से बड़े सवाल भी बने हैं। दोनों ही एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, कंबाइन ये वीडियो रहेगी, दोनों के लिए अच्छी रहेगी, जीडी और पुलिस दोनों के लिए। तो ये बहुत छोटा सवाल है कि भाई 360 जो है वो 500 का कितना परसेंटेज है। इतने छोटे छोटे सवाल भी आए हैं परीक्षाओं के अंदर, ठीक है ना? तो जब भी आपको परसेंटेज किसी का भी निकालना होगा तो जो टोटल होगा, जिसका कहेगा ना, उसको हमेशा नीचे रख दीजिएगा और जिसको निकालना रहेगा उसको आप ऊपर रख के 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें बेसिक टाइप्स कितने होते हैं, उन सारे टाइप्स पे भी एक एक करके आपके साथ चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहला टाइप परसेंटेज के अंदर आता है। देखिए टोटल 6 टाइप्स परसेंटेज चैप्टर के अंदर, ये 6 टाइप्स ऐसे हैं जो हर बार, आज अगर 15-20 साल का आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, बैंक का हो, तो इन्हीं 6 टाइप से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 6 टाइप पर बातें करेंगे, उन्हीं 6 टाइप के 2-2, 3-3 सवाल आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इन 2-3 सवालों को अगर आप देख लेंगे, इसके साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ेंगे और वहां से वो क्वेश्चंस डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसका जवाब भी हम देंगे। तो पहला टाइप अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। प्रतिशत वृद्धि पहला टाइप अभी हमारा शुरू हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। अब ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज। और परसेंटेज इंक्रीज पे दो, या डिक्रीज भी कह सकते हैं, परसेंटेज वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, इस पे आधारित जो प्रश्न है वो 2 तरीके से बनते हैं। 2 तरीके से कहने का मतलब, पहला टाइप जो बनता है उसमें केवल एक बार सिंगल वृद्धि होती है या एक कोई कमी दे दिया जाता है।
एक बार या तो वृद्धि देगा या एक बार कमी देगा, और एक बार वृद्धि या कमी दे करके कहेगा कि उसको पूर्ववत स्थिति में लेकर आइए, यथा स्थिति में रखिए, तो वो होता है। और दूसरा टाइप होता है कि उसमें 2 बार या तो लगातार वृद्धि दे देगा, 2 बार या लगातार कमी दे देगा, या एक बार वृद्धि और एक बार कमी दे देगा, और उसका नेट परसेंटेज पूछता है कि कुल कितना परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, ये 2 टाइप के सवाल बनते हैं। तो ये दोनों टाइप के सवाल, 2-3 सवाल जरूर हम करेंगे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कि जिसमें केवल एक वृद्धि हो या एक कमी हो, एक वृद्धि हो या एक कमी हो, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चंस जो है वो आपकी स्क्रीन पे हमेशा की तरह आते रहेंगे, और आप उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर अपने मन से ट्राई करिएगा। उसके बाद से दिन क्वेश्चन को, वीडियो को स्टार्ट करके आप देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए इसे कितना परसेंट कम करना होगा। ठीक है ना, कह रहा है कि अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। अधिकारी का जो वेतन में वृद्धि की गई वो कितनी परसेंट की गई? 20%। 20% प्लस कर दिया गया। अब कह रहा है कि नहीं, ये जो बढ़ाए है ना, नहीं हम बढ़ाएंगे नहीं, अब फिर उतना ही तक जाना है, जितना पहले वेतन था उतना ही तक पहुंचने के लिए इसके वेतन में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है जी, तो देखिएगा इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है। अगर आपको प्रश्न के अंदर एक बार वृद्धि या एक बार कमी दिया हो और उसको पूर्ववत स्थिति में बोले कि लाने के लिए कितना परसेंट कमी या वृद्धि करनी होगी, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा में 100, और अगर कमी है तो कमी बटा 100 माइनस कमी गुणे 100। ठीक है जी, अगर कमी होगी तो क्या करेंगे? कमी बटे 100 माइनस कमी गुणे 100। ठीक है, तो इन 2 तरीकों का आप यूज करके अगर सवाल के अंदर एक बार वृद्धि या कमी दी हो और पूर्वोक्त स्थिति में बोले ले जाने के लिए कि उसके लिए कितना परसेंट बढ़ाना घटाना पड़ेगा, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ सवाल के अंदर बोला है कि 20% की वृद्धि की गई, कर रहा है पूर्वोक्त स्थिति में लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो अब बच्चों के मन के अंदर सवाल आता है कि सर ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं कि वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100 या कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा 100, ये वृद्धि और कमी कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी वृद्धि है कौन सी कमी है? तो याद रखिएगा सवाल की जो पहली लाइन में जो बोल रहा है ना, जो पहली लाइन में बोल रहा है उसी वृद्धि और कमी से मतलब रखना है। लास्ट में जो पूछ रहा है उस वृद्धि और कमी से नहीं मतलब रखेंगे। शुरुआत की लाइन में अगर वृद्धि बोला तो वृद्धि वाला सूत्र, और शुरुआत की लाइन में अगर कमी बोला तो कमी वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। तो चलिए अभी हमारे प्रश्न के अंदर शुरुआत में ही बोला है कि 20% की वृद्धि की गई, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वृद्धि वाला लगाइए। 20 बटे 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120 और गुणा में 100। फाइनली आप बता सकते हैं, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2 6 12, 100 बटा 6। जैसे ही 100 बटा 6 को कैलकुलेट करेंगे, हम 100 बटा 6 को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा फाइनली उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 50। 2 से काटेंगे तो 50 बटा 3 हो जाएगा, और इसको अगर फाइनली हल करें तो 16 सही 2 बटे 3% सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार वृद्धि दिया हो, एक बार कमी दिया हो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, दिमाग बात में घुस जाए। मैंने कहा ना कि शुरुआत में इस बात को बोल दिया कि इस वीडियो को देखने के बाद से दोबारा कोई भी परसेंटेज का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सही बोला मैं। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप एक बार ट्राई करेंगे। इसी टाइप का एक और प्रश्न आपके सामने रखना है। ठीक है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी? देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की गई? 20% की। और गृहिणी को अपनी खपत कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि उसके खर्च पूर्ववत बनाना है? तो अभी गृहिणी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो रही है ना, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? अभी वृद्धि वाला ही लगाएंगे। सेम सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 20 बटा 100 प्लस 20 120 इंटू 100। अब फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर सवाल का उत्तर उतना ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें जो हमने बताया कि अगर वृद्धि रहेगा तो वृद्धि और कमी रहेगा तो कमी वाला सूत्र यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कमी वाला आ जाए, कमी वाले सवाल भी आपके सामने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, कमी वाले सवाल भी रखना है। चलिए कमी वाले सवाल भी हम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कहा दिया जाए कि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी की गई। कितने परसेंट की कमी की गई? 25% की। उसके वेतन को पूर्ववत रखने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी करी गई
और पूर्ववत रहने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कमी वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि पहले लाइन में कमी बोला है, तो कमी रखेंगे तो कमी कितने की हुई 25 की। 25 बटा 100 माइनस कमी करेंगे तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75 गुणा 100 कर देंगे। 25 से 75 3 बार में कट जाएगा और 3 से 100 अगर फाइनली कट करेंगे तो 33 सही 1/3% इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो वृद्धि और कमी वाले सवाल अगर आपको पेपर के अंदर दिख गए तो निश्चित रूप से नहीं छूटने चाहिए। इस पे सवाल पेपर के अंदर आया भी है, पुलिस के अंदर भी आया है और जीडी के अंदर भी आया है। एक वृद्धि हो एक कमी हो, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, कई बार बच्चे ये कहते हैं सर बिना फॉर्मूला के करना चाहे तो कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए बताते हैं। अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूला भूल गए, आप फॉर्मूला में उलझ गए कि सर शुरुआत वाला बोले थे कि लास्ट वाला बोले थे, कौन सी वृद्धि कौन सी कमी, भाड़ में जाए दुनियादारी। आइए मैं बताता हूँ, उन दोनों सवाल को मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे कहा था पहले सवाल के अंदर कि 20% की वृद्धि की गई, बोला था ना, करे कितने परसेंट की कमी करे कितना पूर्ववत हो जाए। तो अगर मान लीजिए 20% की वृद्धि की गई, पहला सवाल आपका यही था कि 20% की वृद्धि की गई अधिकारी के वेतन में, तो कितना परसेंट कम किया जाए कि उतना ही बना रहे। तो 20% की वृद्धि गई तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, क्योंकि व्यक्ति का वेतन पता नहीं था, अधिकारी का वेतन पता नहीं, तो क्या मान लेंगे 100। अगर 20% की वृद्धि है तो 100 से 20 बढ़ के कितना हो जाएगा 120। 100 में चूंकि 20% की वृद्धि है तो 100 से 20 बढ़ के कितना हो जाएगा 120। अगर पूर्ववत रखने के लिए कितना परसेंट कमी करनी होगी, यानी 120 से 100 तक जाने में कितना कम करना होगा। तो पहले आप बताइए संख्या में कितना कम करेंगे। आप कहेंगे सर 20 कम करेंगे, कहां से ये कम हो रहा है, वही 120 से, और परसेंटेज दिया है तो गुणा 100 कर देंगे। फिर फाइनली आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं 2 से कटेगा 50 बार में 3 बार में, 3 से 50 फाइनली काट रहे होंगे तो आ जाएगा 16/3%। यानी कि अगर फॉर्मूला आपको भूल भी गया तो आप 100 मान करके अगर एक बार वृद्धि या कमी दिया हो तो सवाल को बिल्कुल डेफिनेटली हल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो पहला टाइप क्लियर हो गया। अब दूसरा टाइप आएगा जिसमें यही परसेंटेज कमी या वृद्धि लेकिन 2 बार दी गई, 2 बार। और इससे सवाल जो है पिछली बार पुलिस की परीक्षा में भी आया और जीडी की परीक्षा में भी आया। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्वेश्चन आपके सब स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे, क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और आपको जरूरत होगी एक बार ट्राई करने। चलिए सवाल दिया है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और फिर उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। ये सवाल दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अब इसके लिए हमने आपको बताया, पहले सूत्र बता देते हैं फिर जाके सवाल को हल करेंगे। 2 बार वृद्धि हो 2 बार कमी हो या 1 बार वृद्धि 1 बार कमी, यानी वृद्धि कमी अगर आ जाए लेकिन 2 बार आए तो एक फॉर्मूला दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बीच में प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर वृद्धि होगी तो प्लस होगा और अगर कमी होगी तो माइनस होगा। अब अपने वाले इस सवाल के अंदर कहा कि 25% की एक बार वृद्धि की गई और उसके बाद से क्या बोला कि 25% की कमी की गई। यही बोला गया है कि संख्या में 25% वृद्धि की गई फिर 25% की कमी कर दी गई। तो कह रहा है कि अंतिम परसेंटेज वृद्धि या कमी क्या होगा, नेट परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज आपसे पूछ रहा है। तो पहले 25% की वृद्धि की गई तो वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह यूज करते हैं, हम लिखेंगे प्लस 25। आगे बोला कि कमी की गई, कितने परसेंट की कमी गई 25 की, तो फिर लिखेंगे माइनस 25। कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस। अच्छा ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे है गुणा x इंटू वाई, यानी 25 का गुणा 25 में होने वाला है। बच्चे अब यहाँ पे चिन्ह जो होता है साइन होता है उसके अंदर गलती कर बैठते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो x के जगह पे आपका क्या है 25 और y के जगह पे क्या है 25। तो 25 का गुणा 25 में होगा तो ऐसा मत समझिएगा केवल 25 का गुणा ही 25 में होने वाला है, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस और माइनस का भी गुणा होगा। आप इस बात को हमेशा जानते होंगे कि प्लस और माइनस जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो रिजल्ट माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह होगा माइनस का, और 25 गुणे 25 बटा में 100। फाइनली आप बता सकते हैं कि प्लस 25 है और माइनस 25 है, तो प्लस माइनस अगर समान संख्या में तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अच्छा 25 का गुणा 25 में करेंगे तो हो जाएगा 625 और बटे में 100। जैसे ही 100 से भाग लगाएंगे तो नीचे में कितना जीरो है, डबल जीरो है, नीचे में डबल जीरो है, तो परसेंटेज में जैसे इसको हम हल करेंगे दशमलव के अंदर, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद से दशमलव लग जाएगा 6.25, यहाँ पे शुरुआत में माइनस है परसेंटेज, यानी हम बता सकते हैं कि नेट 6.25% की कमी हुई। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें ऐसा कोई भी बात हम जो समझा रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप पे है। सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? एक व्यापारी सामान बेच रहा है, 10% जो है खरीदते समय और 10% बेचते समय, दोनों समयों में 10-10% का घोटाला कर दिया। यह बताइए कि दोनों समय वो फायदे में रहा कि नहीं रहा? अरे बिल्कुल रहा भाई, 10% खरीदते समय भी और 10% बेचते समय भी, तो दोनों बार का प्रॉफिट उसको हो गया। तो 2 बार प्रॉफिट हो गया, यानी 2 बार उसके साथ वृद्धि हुई। अगर डबल वृद्धि हुई तो कौन सा सूत्र लगाएंगे दोस्त? तब लगाएंगे प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो चलिए आप लिख सकते हैं प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100। फाइनली हम बता सकते हैं कि प्लस 10 और प्लस 10 प्लस 20 हो जाएगा, प्लस डबल जीरो जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। तो 20 और 1 21, 21% की टोटल वृद्धि, 21% का उसका टोटल लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बोल रहा है कि किसी संख्या के अंदर, किसी संख्या में 30% और 20% की वृद्धि की गई, बताएं कि उस संख्या में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? पहले कह रहा है 30%, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की गई, कुल कितने परसेंट का परिवर्तन उसके अंदर हुआ है? कुछ भी नहीं करना है। फिर वही बात, अगर 2 बार हमको वृद्धि दिखाई दे जा रही है कि एक बार प्लस 30 है, एक बार 30% बढ़ा, फिर 20% बढ़ गया, प्लस 20 प्लस 30 गुणे 20 बटा 100। फाइनली हम यही चीज बताएंगे कि 30 और 20 50 होते हैं, प्लस 10 10 कैंसिल आउट 3 दूनी 6, तो 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56%। हमें बता सकते हैं कि उस संख्या में टोटल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? 56% का। ऐसे ऐसे सवाल हमेशा से आते रहे हैं परीक्षाओं के अंदर। अब हम सवाल जो बताने जा रहे हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा के अंदर पूछा गया, आप इसको जरूर नोट डाउन करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जरूर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा ध्येय एकेडमी देवरिया। जैसे ही सर्च करेंगे उसमें जुड़ने का ऑप्शन आएगा, आप जुड़ सकते हैं, और से सारे पीडीएफ फ्री में मिलेंगे आपको। चलिए आगे क्वेश्चन अब देखिए, देखा जाए क्या कर रहा है। आगे की हम बात कर रहे थे जो यूपी पुलिस की परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया। चलिए हम उसी सवाल पे आते हैं डायरेक्टली। 1 सेकंड वेट करिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है। अगर पहले 50% बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त? प्लस 50। फिर आगे कह रहा है उसके बाद 44% घट जाता है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई? माइनस 44, क्योंकि एक बार बढ़ा और एक बार घटा। ठीक है जी, एक बार बढ़ा और एक बार घटा। अब क्या पूछ रहा है सवाल के अंदर? अब पूछ रहा है कि वेतन में परिवर्तन का परसेंटेज कुल कितना था, कितना परसेंट का टोटल इफेक्ट आ रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। वही चीज x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई गुणा का चिन्ह है, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो दोस्त क्या आ जाएगा बीच में? माइनस। 50 गुणे 44 बटा में 100। फाइनली हम इस बात को बता सकते हैं कि 50 में से 44 घटेगा तो कितना दोस्त बचेगा? 6। माइनस 50 से 100 2 बार में, और 2 से 44 जो है वो 22 बार में कट जाएगा। तो 6 माइनस 22, चूंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 22 के आगे माइनस है तो माइनस। हम कह सकते हैं कि माइनस 16% जो है उसके अंदर कमी आ जाएगी। तो टोटल परिवर्तन कितने का होगा? 16% की कमी। ये सवाल यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल भी आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में आया हुआ है। ये सवाल जितने भी हम करा रहे हैं ये सब सवाल यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल आपके दिखाई दे रहा है। कह रहा है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, उसके बाद से 54% घट जाता है। 50% बढ़ता है फिर 54% घटता है। कर्मचारी के वेतन में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? ठीक है जी, तो पहले 50% बढ़ा तो प्लस 50, और फिर 54% घट गया तो माइनस 54। फिर भाई x प्लस वाई का काम हो गया। अब x इंटू वाई, बीच में गुणा का चिन्ह आने वाला है, गुणा आएगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस। 50 गुणे 54 बटा में 100। फिर हम बता सकते हैं 50 में से 54 जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो -4 माइनस 50 दूनी 100, और 2 से 54 घट जाएगा 27 बार। तो -4 और -27 आप बता सकते हैं कि -31%। माइनस से नहीं दर्शाता है कि कमी हो गई है, 31% की कमी। ये सवाल का जाहिर जवाब होगा।
मेरे ख्याल से 2 बार प्रतिशत हो, वृद्धि हो, 2 बार कमी हो, 1 बार वृद्धि, 1 बार कमी, सभी सवाल क्लियर हुए। अगर इस तरीके के सवाल पेपर के अंदर आते हैं डेफिनेटली आप हल करके आएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम और आगे बढ़ते हुए सवालों की तरफ हम देखेंगे। और अब जो आएगा उसमें आएगा जनसंख्या वृद्धि वाले सवाल। ये सवाल भी पेपर के अंदर खूब पूछे जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर हर बार आया है, पुलिस हो, जीडी हो, हर बार आया है। ठीक है जी, चलिए तो वो सवाल भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। जितने भी सवाल हैं सब स्क्रीन पे आएंगे, आपको बस इंतजार करना है और इंतजार करने के बाद ट्राई करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए फिर क्वेश्चंस की। चलिए सवाल कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। नगर की जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है जी, 3 वर्ष बाद। नगर की जनसंख्या है 64,000। नगर की जनसंख्या कितनी है? 64,000। 64,000 और 10% की दर से उसमें वृद्धि हो रही है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद। अब याद रखिएगा, अगर कहीं पे लगातार वृद्धि हो जाए, लगातार वृद्धि 1 बार, 2 बार, 3 बार, माने 1 से ज्यादा बार, अगर 1 से ज्यादा बार वृद्धि होती है या 1 से ज्यादा बार कमी होती है, तो इसको अंग्रेजी में एक नाम दिया गया, सक्सेसिव। इसको क्या कहा गया? सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। तो इस तरीके के सवाल को हम सक्सेसिव कॉन्सेप्ट यानी कि रेशियो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। जहां भी सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लगातार वृद्धि या कमी होगी, तो ऐसे सवालों को, फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला कैसे, क्योंकि 2 बार तक के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा कि वृद्धि कमी का, लेकिन 3 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है, 5 बार हो जाता है, तो फॉर्मूला कितने बनाएंगे? अब नहीं बन पाएगा, कठिनाई होगी, टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए कहा गया कि जब भी सक्सेसिव यानी लगातार वृद्धि या कमी आ जाए, तो अब रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत आराम से सवाल बन भी जाते हैं। रेशियो भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज की आप फ्रैक्शन मेथड का भी यूज करेंगे। दोनों ही तरीकों से, यानी भिन्न वाले भी तरीके से और रेशियो वाले भी तरीके से, दोनों तरीकों से इन सवालों को कर सकते हैं। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं आपको फाइनली फ्रैक्शन मेथड से। चलिए पहले फ्रैक्शन से बताते हैं, फिर रेशियो से बताते हैं। चलिए 10% की वृद्धि की गई 3 साल तक, तो 3 साल तक वृद्धि की गई, परसेंट कर रहे 10% की वृद्धि की गई और 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी नगर की? तो 10% का मतलब समझते हैं, 10% का है वृद्धि यानी प्लस 10%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 में कितना बढ़ जाएगा था? 110। यानी अगर किसी नगर की जनसंख्या शुरुआत में 100 रही होगी तो उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? 10। 110 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100, और चूंकि 10% की क्या है वृद्धि हो रही है, तो 100 में कितना बढ़ गया आएगा? 10। यानी शुरुआत में अगर 100 रहा होगा तो उसमें 10 बढ़ जाएगा, तो होगी कितना हो जाएगा? 110। तो हम कह सकते हैं कि 64,000 गुणे, नीचे में लिखेंगे 100 और ऊपर लिख देंगे 110। ये गुणा का चिन्ह इसलिए क्योंकि हम बार बार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी को कहते हैं सक्सेसिव। और इसके लिए हमने कहा 2 तरीके। पहला तरीका आप पढ़ रहे हैं, 3 बार है तो इसलिए हम 3 बार इसको लिख देंगे, 3 बार इसको लिख देंगे। अब इसमें थोड़ी सी बात होती है कि कैलकुलेशन हमको करना जरूर पड़ेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर 3 जीरो और 4 और 5 और 6 जीरो, 6 जीरो है, 6 जीरो ऊपर है और 6 जीरो नीचे भी है, तो ये सभी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो फाइनली हम बता सकते हैं 64 गुणा, अगर आप 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो 11 का क्यूब कितना होता है? ये सब क्यूब और स्क्वायर ये याद होना बहुत जरूरी है। 11 का क्यूब होता है 11 का गुणा 11 में, फिर 11 में करेंगे 11 का गुणा 11 में 121, 121 का गुणा 11 में करेंगे तो 1331। फाइनली आप बता सकते हैं 64 का गुणा 1331 में करके आप इसका गुणा कर लेंगे। इसके लिए आपको फाइनली गुणा करने की बड़ी आवश्यकता होगी, नहीं तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अभी हम सिखाएंगे धीरे धीरे, पैसेंस रखिए। बाकी आप सबसे बेसिक अभी हम आपको बता रहे हैं। अब क्या करेंगे? 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 का कितना हो जाएगा? 2 हासिल 1, 4 × 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 और 4 × 4 1 5। तो यहाँ पे स्थान देंगे, फिर 6 × 6 36 18 के 8 हासिल 1, 36 18 19 के 9 हासिल 1 और 6 × 6 1 7। फाइनली बता सकते हैं कि 4 और 6 2 8, 8 3 11 का 1, 9 5 14, 15 के 5 1 और 7 और 1 8, 85 184। 3 साल बाद जिस गांव की जनसंख्या शुरुआत में 64,000 थी, वो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 85,184। मेरे ख्याल से जब लगातार वृद्धि या कमी आएगी तो ये जो हमने कहा कि पहला तरीका फ्रैक्शन मेथड, ये समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें? दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इसमें लगा सकते हैं अब
दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि हम लगा सकते हैं कौन सा तरीका, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से ये सवाल थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो में क्या है, कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है। परसेंटेज का मतलब 100, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 10 की, तो कितना हो जाएगा 110। यानी अगर गांव की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या शुरुआत में 100 रही होगी तो उसमें 10 बढ़ के कितना हो जाएगा 110। और चूंकि यह कितने बार तक, 3 बार तक ऐसा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 3 बार, भाई 3 बार 100 से 110 हुआ, 3 बार 100 से 110 हुआ। फाइनली अब देख सकते हैं कि रेशियो में अगर समान संख्याएं हैं तो कट जाती है, एक एक जीरो हम दोनों साइड से कैंसिल आउट करते हैं। फिर वही चीज 10 दहा में 100 दहा में 1000, भाई गुणा होगा। याद रखिएगा जब हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे सक्सेसिव वाले केस में, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली संख्या को सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 10 दहा में 100 दहा में 1000, और फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 11 का गुणा 11 में 121 का गुणा 11 में करेंगे तो 1331। थोड़ा सा क्यूब और स्क्वायर ये सब याद होना जरूरी है। अब आपको दिया गया है कि 64,000 जनसंख्या शुरुआत में थी, यानी 1000 का मान जो है वो 64,000 दिया है। अगर 1000 का मान 64,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64। हमसे पूछा है कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 साल बाद कितनी होगी 1331। अगर 1 यूनिट का मान 64 है, 1331 यूनिट का मान क्या होगा, गुणा कर देंगे 64 में, फिर वही उत्तर जो 85 184 था वो आ जाएगा और सवाल खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से जनसंख्या वाले सवाल अगर प्रश्न के अंदर आ गए, चाहे वो वृद्धि हो, ये वृद्धि वाला था, अब ये कमी वाला भी करा देंगे। अगर मान लीजिए कोई आपदा, कोई महामारी आ गई तो उसे जनसंख्या घटने भी लगती है, तो वहाँ कमी हो जाता है। अगर कमी हो जाए तो मान लीजिए 10% की कमी होती है तो क्या करते हैं, 100 से 10 कम कर देते तो कहते हैं कि 90 होगा। अगर 3 साल की बात होती तो हम 3 बार कहते हैं कि 100 से 90 100 से 90 100 से 90, फिर 10 दाम में 100 दाम 1000 होता, 99 81 9 729 होता। उस केस में अगर कमी होती तब, और फिर हम तुलना करके निकाल लेते। ये बात हमको लग रहा है बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर घुस गई होगी कि अगर जनसंख्या में वृद्धि और कमी वाले सवाल आएंगे तो हमको किस हिसाब से उनको डील करना है। ठीक है जी, चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जनसंख्या वाले सवालों को कैसे करें। चलिए, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। हर साल कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 5%। आगे कह रहा है कि यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई और वर्तमान जनसंख्या आपकी 4410 है। 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही है ना। और 2 साल बाद क्या है भाई, वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद से कह रहा है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4410, तो कह रहा है 2 साल पहले क्या था। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सवाल। गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है हर साल, ठीक है, और वर्तमान में 4410 है। अगर वर्तमान में 4410 है तो 5% बढ़ के, यानी 2 साल तक लगातार 5% बढ़ा होगा, और अब वर्तमान में आके कितना हो गया 4410। तो कह रहा है कि 2 साल पहले 2 वर्ष पूरी जनसंख्या क्या थी, कैसे निकालेंगे। अरे बिल्कुल आसान है, चलिए हम फ्रैक्शन मेथड से ही रेशियो से ही बताते हैं। रेशियो से 5% का सबसे पहले आप देखेंगे 5% का वृद्धि करने का मतलब हो जाएगा 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 105। चूंकि 2 बार है तो 100 से फिर क्या हो जाएगा 105। हम चाहते थे यहाँ पे कुछ काट पीट के भी बता सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे लिए वो तरीका आसान हो जिससे आप समझ पाए। आपके लिए समझना आसान हो, हमारे लिए समझाना आसान। अब यहाँ पे चूंकि जब भी रेशियो रहेगा ना, तो जब भी रेशियो का चिन्ह बीच में आएगा, जब भी रेशियो का चिन्ह बीच में आएगा तो दोनों तरफ अगर कुछ कटने वाला होगा तो काट लेंगे उसको, और नहीं कटने वाला होगा तो कोई बात ही नहीं। चलिए यहाँ कट जाएगा 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 5 1 5, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 5 1 5। तो ये हम कह सकते हैं फाइनली कि अगर शुरुआत में अगर 20 था तो बाद में कितना हुआ 21। शुरुआत में अगर 20 था तो बाद में कितना हो जाएगा 21। 20 से 21 2 बार हुआ, 20 का गुणा 20 में, क्योंकि जब भी आप सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सीधा संख्याओं में गुणा होता है। 20 का गुणा 20 में करेंगे 400, 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441। अब हमको क्या दिया है, वर्तमान का ही तो दिया है, वर्तमान का दिया है 4410, यानी 441 का मान आपको दिया है 4410। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होता है, फिर हम बता देंगे 441। 1 यूनिट का मान निकालना है तो आप देख सकते हैं एक बार में, और इधर एक बार में कट जाएगा, इसके आगे 0 बच जाएगा। 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए, 400 का मान बताइए। 1 का मान 10 तो 400 का मान कितना हो जाएगा, 400 का गुणा 10 में कर देंगे, फाइनली उत्तर बता देंगे 4000। यानी गांव की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 4000।
मेरे ख्याल से अगर जनसंख्या वाले सवाल है, लगातार वृद्धि हो या चाहे 3 बार कर दे, 4 बार कर दे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि और कमी वाले सवाल डेफिनेटली कर लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा सवाल अभी और आने वाला है, इसको भी देखते हैं। अच्छे लेवल की भी क्वेश्चन करेंगे, आप घबराइए मत। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं क्या सर जी छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं। तो छोटे छोटे दोस्त इसलिए करा रहे हैं कि अभी बेसिक है, तो सवाल तो ऐसे कराएंगे कि पसीने छूट जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस आप रख लीजिए, ठीक है जी। फिर आगे चला जाए तो फिर अब आगे जो अगला टाइप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो चुनाव वाला है। चुनाव वाले सवाल देखा जाए। चुनाव होते हैं ना, गांव के अंदर होते हैं, शहरों के अंदर होते हैं। पूरा भारत देश चूंकि लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है इंडिया, तो इसके अंदर चुनाव होना लाजमी है। तो इस चुनाव के अंदर सवालों को कैसे किया जाता है, कुछ बेसिक पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद सवाल भी कराते हैं। सुनिएगा। तो आपकी परीक्षा के अंदर जो यूपी पुलिस के अंदर सवाल पूछा गया वो तो बहुत तुच्छ लेवल का पूछा, बहुत छोटे लेवल का, उसमें कोई दम ही नहीं है। या पुलिस हो या जीडी में कभी 2021 के अंदर कुछ अच्छे सवाल भी आए हैं। और मन के अंदर ये जो डाउट चल रहा है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत हवा में उड़ते हैं कि अरे तो बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है सर, क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल का पढ़ा रहे हैं। दोस्त ठहरे रहो, रुके रहो, अगली वीडियो में तुम्हारी पसीने छूट जाने के। अब चूंकि पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो हम क्यों सीजीएल मेंस का पढ़ाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी मेरी कोशिश है कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हुआ, अभी बेसिक सवाल इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगली वीडियो के अंदर थोड़ा सा अच्छे लेवल एवरेज सवाल और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल उनको भी हम कवर करेंगे। क्लियर हुई बात। चलिए, तो चुनाव वाले सवाल कैसे होगा। चुनाव वाला सवाल जब भी आता है ना, तो जानते हैं 2 कैंडिडेट होता है। जैसे आपके गांव के अंदर ही चुनाव हुआ, मान लीजिए आपके गांव में चुनाव हुआ। अब गांव में चुनाव हुआ तो प्रत्याशी तो बहुत सारे चुनाव लड़ना शुरू करते हैं, चुनाव के लिए बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं इनकेस 2 ही लोग हैं, 2 लोग हैं और चुनाव के अंदर चुनाव के लिए अपना पैसा दाखिला हो गया, वो फॉर्म फिलअप कर देंगे, भाई हमको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है। 2 लोगों ने आवेदन किया, ठीक है। तो जब 2 लोगों ने आवेदन किया, मान लीजिए पहले व्यक्ति का नाम ए है और दूसरे व्यक्ति का नाम बी है। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों लोग जीत जाए। कभी ऐसा होता है किसी भी चुनाव में कि 2 लोग जीत जाए कहीं गांव से? नहीं हो पाएगा ना। अरे एक को तो हारना पड़ेगा और एक को जीतना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक को हारना पड़ेगा और एक को जीतना पड़ेगा। अब क्या होता है कि सवाल आपके पेपर के अंदर आता है कि एक व्यक्ति इतना % वोट पाता है और इतने मतों से जीत जाता है, तो कुल वोट की संख्या क्या होगी, या हारने वाले को कितना वोट मिला, जीतने वाले को कितना वोट मिला, है ना, वो कितने अंतर से वोटों से जीत गया, इस तरीके के सवाल। उसके बाद से फिर कहता है कि वोट कुछ इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए, पहले फर्जी वोट भी पड़े होते हैं तो अवैध घोषित हो गए, और उसमें पूछता है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। बेसिक सवालों की हम पहले बात कर रहे हैं अभी आपके साथ। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। अब सवाल के अंदर बोला कि व्यक्ति जो ए है वो 56% वोट पाता है, 56% वोट पाता है, और यह जो है 6000 वोटों से विजयी हो जाता है। एक व्यक्ति ए है, 600 ही मानते हैं, गांव की बात है, चलो 600 मानते हैं। ए व्यक्ति 56% वोट पाया और 600 वोटों से विजयी हो गया। तो पूछ लेता है कि बताइए कि उस गांव के अंदर कुल मतदाता की संख्या कितनी है, या जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, या हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। क्लियर हुई बात। कैसे करेंगे सवाल, सुनिएगा। एक व्यक्ति अगर 56% वोट पाया और एक भी वोट इनवैलिड नहीं है, अवैध घोषित नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। और अगर एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ तो 100 में से 56 अगर इसको मिल गया तो हारने वाले को कितना मिल गया होगा 44%। हारने वाले को कितना मिला 44%। अब अगर हमने कहा कि एक जो व्यक्ति है वो अगर 600 वोटों से जीत गया है, अगर ये जो व्यक्ति है 600 वोटों से जीत गया है, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति जीत और हार का निर्णय कैसे करता है। आपने गांव के अंदर देखा होगा कि अगर एक प्रत्याशी 800 पाता है और एक प्रत्याशी मान लीजिए 760 पाता है, तो हमने कहा कि भाई पहला व्यक्ति 40 वोटों से जीत गया। ऐसा कहते हैं हम लोग। यानी वोट का गैप देखते हैं कि पहला कितना पाया, दूसरा कितना पाया, उन दोनों का जो गैप होता है उसी से जीत और हार का निर्णय हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति 56% पाया है और दूसरा 44% पाया है। गैप कितने का होगा दोस्त, गैप हो जाएगा 12% का। 12% हमने कहा कि पहला व्यक्ति 600 वोट से जीत गया,
तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 5 60 50। अगर हम आपसे पूछ दें कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी तो क्या मान लेंगे? टोटल क्या होता है परसेंटेज के अंदर? परसेंटेज के अंदर याद रखिए हमेशा टोटल 100 होता है। तो 100 यूनिट का मान अगर निकालना हो, 1% का मान अगर 50 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 × 50। फाइनली बता सकते हैं कि कितना मिलेगा होगा टोटल मतदाताओं की संख्या 5000 होगी। अगर यही हम आपसे पूछते कि पहले वाले उम्मीदवार को कितना मिला तो 56 × 50 कर देते, और दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला तो 44 × 50 कर देते। क्योंकि 1% का मान जैसे ही निकला हम पहले का बता सकते हैं, दूसरे का बता सकते हैं, गैप बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। परसेंटेज चिन्ह की यही तो खास बात है, जहां परसेंटेज आए अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो जो मर्जी आए सब निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये तो हमने अपने मन से कहा, आपको समझाया कि एग्जाम्पल लेकर के 56% पाएगा और अगर 600 वोटों से विजयी हो गया तो टोटल मतदाताओं की संख्या क्या है। अब जो पेपर के अंदर सवाल आए है ना, अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो पुलिस हो, जीडी हो, किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं वो सवाल भी आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे, और स्क्रीन पर जब दिखाई देंगे तो एक बार कोशिश करेंगे हम और आप मिल करके, ठीक है ना। लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, जैसे क्वेश्चन आए सामने के, क्वेश्चन जैसे ही सामने से आए तो आप एक बार पॉज करेंगे वीडियो को और तब जाकर हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। ठीक है जी, अब हमसे क्या इसमें पूछ लिया है, डाले गए मतों की कुल संख्या। चलिए जी, एक चुनाव होता है और उसमें एक उम्मीदवार को कितना परसेंट में मत मिल गया? 60%। क्या इसमें कहीं भी आप बोला गया कि कुछ वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हुए? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि जितने परसेंट वोट पड़े हैं, जितने परसेंट का मतलब 100% वोट एकदम फ्रेश है, उसमें कहीं रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है, कोई अवैध घोषित नहीं किए गए। तो अगर टोटल हम मान लेंगे कि 100% वोट है और एक उम्मीदवार को अगर 60% वोट मिला तो लाजमी सी बात है कि भाई पहले को 60 मिल गया। परसेंटेज का मतलब हमने क्या कहा? 100। तो पहले उम्मीदवार को 60 मिल गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 40। अब चुनाव के अंदर जीत और हार का फैसला कैसे होता है? चुनाव के अंदर जीत और हार का फैसला कैसे होता है? वोट के गैप से। वोट का गैप कितना है? 20 का। 20 यूनिट की वैल्यू जो है, कितने मतों से जीत गया है? सवाल के अंदर क्या बोला? सवाल के अंदर बोला गया कि 1600 मतों से वो जीत गया। तो 20 का मान अगर आपका 1600 है तो हमसे क्या पूछा है सवाल के अंदर? सवाल के अंदर पूछा कि डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या हम क्या मान रहे थे? 100। 20 का मान अगर 1600 तो 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्त? तो 1600 बटे में 20 और गुणा में 100। फाइनली आप बता सकते हैं कि 20 × 5 100 हो जाएगा, 16 × 5 80, यानी कि 8000 टोटल वोट्स होंगे। क्लियर हो गई बात? अगर 2 उम्मीदवार हो, एक उम्मीदवार का पता हो तो दूसरा का पता कर सकते हैं, जीतने हारने का पता कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं, एनीथिंग। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला सवाल भी इसी प्रकार का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जो है 63% मत पाया और 650 मतों के बहुमत से जीत गया। करे चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के कितने मत मिले? 63% मत मिला है इसको जी। कितना परसेंट मत मिला है? 63%। और यहाँ पे भी एक भी वोट जो है वो अवैध घोषित नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि टोटल वोट कितने हैं? 100। पहले को 63% मिला तो 100 में से 63 अगर इसको मिल गया तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 37। अब चुनाव के अंदर जीत हार का फैसला वोट के गैप से होता है, तो कितना होगा? 26 का गैप है ना, 26 का गैप है। और 26 का ही जो गैप है वो कह रहा है 650 मतों से जीत गया। जितने वाला उम्मीदवार कह रहा है 650 मतों से निर्वाचित हो गया, जीत गया, तो आपसे पूछा है कि हारने वाले को कितने वोट मिले हैं। हारने वाला कौन है? ये जो 37 वोट पाया है। 63 पाएगा थोड़ा ना हारेगा। 100 में से 63 इसको मिल गया तो हारने वाला 37 है। इसी का निकालना है तो निकाल लीजिए। सबसे पहले अगर आप 1 यूनिट का मान निकाल लें, 26 का मान अगर 650 है तो 13 से इसको काट लीजिए। 13 दूनी 26, 13 × 5 65। 2 यूनिट का मान 50, फिर 2 × 2 और 2 से 50 25 बार में। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है, हमसे पूछा है हारने वाले का, तो 37 का मान निकालना है। 37 × 25 कर देंगे और सवाल का राइट जवाब आ जाएगा 25 × 3 = 75 750 और 25 × 3 = 75 750 और 25 × 6 = 150, 25 × 6 = 175 है ना, 25 175 सॉरी। तो 750 800 900 925 जो है वो सवाल का राइट जवाब है। कहीं अगर कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे आप लोगों से। तो एक बार हो जाती है गलतियां, ठीक है जी। चलिए, इंसान ही है। अगले सवाल पे भी चलेंगे हम लोग। अगले सवाल पे भी चलेंगे। ये छोटे मोटे सवाल अब हमको लग रहा है समझ में आने लगे होंगे। 2 व्यक्ति हो, अगर एक व्यक्ति जीत रहा है
तो किस प्रकार से जीत रहा है, वोट के गैप से जीत रहा है। वोट का गैप हम देख रहे हैं, टोटल से तुलना कर रहे हैं तो निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को हम ज्यादा न लंबा करते हुए यहीं तक रखते हैं। जो भी हमने इसके अंदर समझाया वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 3 टाइप की चर्चा की। पहले बार हमने बताया कि परसेंटेज वृद्धि और कमी वाले सवाल, अगर केवल एक बार परसेंटेज वृद्धि हो या एक बार कमी हो तो हमने सूत्र भी आपको बताया कि वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा 100, या फिर आप 100 मान के डायरेक्टली तुलना करके पीछे से घटा सकते हैं। पहली चीज हमने बताया। दूसरा चीज बताया कि अगर 2 बार वृद्धि और 2 बार कमी हो तो क्या होगा। 2 बार वृद्धि और 2 बार कमी आ जाए, या 1 बार वृद्धि या 1 बार कमी। 2 बार वृद्धि कमी वाले सवालों के अंदर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 चिन्ह बदल सकते हैं। अगर वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। ठीक है जी। दूसरा टाइप हमने आपको पढ़ाया। तीसरा टाइप जनसंख्या के लिए पढ़ाया। जनसंख्या के लिए हमने कहा कि जब भी आपसे जनसंख्या वाले सवाल पूछे जाएंगे तो 2 तरीकों का यूज करेंगे। पहला तरीका रेशियो मेथड हो सकता है। रेशियो के अंदर आप पहले परसेंटेज का मान 100 मानते हैं, फिर जितना वृद्धि होता है बढ़ा के लिखते हैं, और जितनी बार होता है उतनी बार लिखते हैं, फिर सीधा सीधा गुणा करके और तुलना कर दिया जाता है। फ्रैक्शन मेथड भी हमने बताया। जनसंख्या के बाद से हमने आपके साथ डिस्कस किया चुनाव वाले सवाल, और चुनाव में भी कुछ बेसिक वाले सवाल। भाई 2 उम्मीदवार हो, उसमें एक उम्मीदवार इतना परसेंट मत पाया और दूसरे से इतना मतों से वो जीत गया, तो हारने वाले को कितना मिला, टोटल वोटों की संख्या क्या है। यहाँ तक की आज की क्लास थी। अगर आज की क्लास में अगर आपको छोटा सा भी कोई डाउट लग गया कि नहीं सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपकी बातों का जवाब मिलेगा। बाकी इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी आज हमने क्लास के अंदर पढ़ाया है आपको, इसका पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर ये दोस्त अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।